नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। यूपी में सियासी हलचल तेज है। तमाम दल अपनी कसरत में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही अब तकरार भी तीखी होने लगी है। आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को साबित करने के लिए प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा का क्या मकसद है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्या मायावती अपने पुराने नारे के साथ नई पहचान बना पाएंगी। आपको ये भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में माफिया को कहां मिल रहा है सियासी मौका। साथ ही आपको दिखाएंगे आखिर कैसे एक रैली के बाद 2 FIR हुई और अब उस पर सियासी जंग छिड़ी है। तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस महीने के आखिर से राज्य के हर हिस्से में जाएंगे और यात्रा के जरिए अपना चुनावी एजेंडा बताएंगे। दिन भर चली बैठकों के बाद प्रियंका ने पार्टी नेताओं को कई टिप्स दिए और साथ ही टिकट देने का पैमाना क्या होगा इस पर भी मंथन किया। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में दम दिखाने के लिए प्रियंका गांधी फिलहाल बंद कमरों में बैठक के जरिए प्लान बना रही हैं। एक दिन में प्रियंका ने सलाहकार समिति, रणनीति कमेटी और कांग्रेस चुनाव कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इन बैठकों में समीक्षा भी हुई और भविष्य का रोड मैप भी तैयार किया गया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला लिया। इस यात्रा में कांग्रेसी हम वचन निभाएंगे नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। यात्रा राज्य के सभी जिलों में निकाली जाएगी और करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा प्रदेश के बड़े कस्बों और गांव से होकर गुजरेगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बहाने ही पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की जनता के बीच कितनी पैठ है इसका भी आकलन किया जाएगा। उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन जो 30 साल में पहली बार ग्राम सभा अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और सारे अग्रणी संगठनों का संगठन बनकर तैयार है, उसके दम पर कांग्रेस पार्टी 2022 का रण फतेह करेगी। प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में अपने वसूलों सिद्धांतों के दम पर कांग्रेस पार्टी जो विश्वास का प्रतीक है, जो कांग्रेस पार्टी वचन देती है चुनाव में, उसे पूरा करते हैं। इस वचन के साथ, इस घोषणा के साथ कांग्रेस की कोशिश इस जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की है ताकि चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सके। इसीलिए प्रियंका गांधी ने राज्य के हर हिस्से में यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। मगर कांग्रेस की ये कोशिश बीजेपी को सियासी सैर से ज्यादा कुछ नहीं लग रही। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों इस देश के अंदर, योगी जैसा कर्मयोगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी हैं और उनके कंधों पर ही देश की सबसे पुरानी पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में फिर से स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है। यानी जिम्मेदारी भी बड़ी है और चुनौती भी। मगर प्रियंका का पुराना रिकॉर्ड बताकर बीजेपी भविष्य में भी कुछ बेहतर न होने का दावा कर रही है। प्रियंका गांधी तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में थी। उनकी जो 2 पारंपरिक सीटें थी, पारिवारिक सीटें थी और पूरी तरह से जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पे थी। उसमें से आधी वो हार गई, 50% हो गई 19 में, 22 में 50 वो भी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी सेहत काफी कमजोर है। उसी सेहत को सुधारने के लिए प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है। वो रणनीति भी बना रही है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मायावती ने 2007 की तरह सत्ता पाने के लिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करने का दावा किया। साथ ही माफिया से भी किनारा करने का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर की गई। अब बीएसपी के इस फैसले पर बीजेपी तंज कस रही है। 2022 से पहले मायावती ने अपनी पार्टी की छवि साफ सुथरी करने का रास्ता चुना है। इसके लिए उन्होंने पहला वार किया है जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर। बीएसपी अध्यक्ष ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट किया है, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है।
और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। बीएसपी की ओर से नई कोशिश की जा रही है ताकि नए तरीके की राजनीति के दौर में खुद को भी नया किया जा सके, मगर सवाल यह है कि मायावती की इस कोशिश को बीजेपी अपनी तरीके से आईना दिखा रही है। भाई देखो, कानून का राज, अगर कानून के राज का समर्थन करना है तो इन सबको मिल करके जो है वो योगी जी की जो शासन की नीति रही है, सुशासन की नीति रही है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, जो अराजक तत्व थे, ये जो है उड़नछू हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो जेल के शिक्षों में है या कहीं और चले गए। चुनावी जंग फतेह करने के लिए हर दल कोशिश कर रहा है और बीएसपी इस बार 2007 वाला नारा दोहराकर यूपी की सत्ता फिर से पाने का दावा कर रही है। चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। पुराने नारे से बीएसपी अपना पुराना रुतबा फिर से पाना चाहती है, लेकिन बीजेपी तंज कसकर इन उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब है कि गुंडे, अपराधी, चोर, डकैत, राजनीति, छिनैती करने वाले सारे लोग सुखी रहें क्या? ये इनका जो नारा था वो फेल हुआ और अंत में इनको जो है 2012 में मात्र 80 के आसपास सीटें मिली और 2017 में आते आते 19 सीटें इनके पास रह गई, क्योंकि जनता ने जो इनकी फॉलोइंग थी उन लोगों ने भी इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। लड़ाई सत्ता की है और चुनाव सबसे बड़े राज्य में होना है, इसलिए तरकीब भी उसी तरह की बनाई जा रही है। मायावती ने अपने तरकश से तीर चलाकर माफिया को बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत कर दी है, मगर इससे उन्हें चुनावी फायदा कितना मिलेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मायावती ने माफिया से किनारा किया है तो ओवैसी की पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 7 सितंबर को ही ओवैसी की मौजूदगी में अतीक अहमद का परिवार एआईएमआईएम में शामिल हुआ था और अब मुख्तार अंसारी को भी एआईएमआईएम ने टिकट का ऑफर दिया है। यानी माफिया के लिए ओवैसी की पार्टी में पूरा मौका है। जब जरूरत पड़ी मुख्तार अंसारी को की तो मायावती ने इस्तेमाल कर लिया, आज उठा करके फेंक दिया। हम अपनी पार्टी में लेने वाले हैं, ऐलान करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस बात की इजाजत देता है कि मुख्तार अंसारी इलेक्शन लड़ सकते हैं तो यकीनन मैं उनका अपनी पार्टी में अगर वो आना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा। उनका टिकट भी दिया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहेंगे मऊ से तो इंशाअल्लाह ताला हम टिकट भी देंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी उनको। बाराबंकी की रैली में ओवैसी के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए। इस पर अब सियासत हावी हो गई है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की ये तेवर उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी की एक रैली को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहला केस सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का है और दूसरा केस तिरंगे के अपमान से जुड़ा है। आरोप है कि ओवैसी की सभा में तिरंगे को फहराने की बजाय एक जगह लपेट कर रख दिया गया। इन मुकदमों को एआईएमआईएम राजनीतिक करार दे रही है, जबकि सरकार कानून तोड़ने वाले हर शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की नीति का हिस्सा बता रही है। ये देखिए, सपा और बीजेपी, सपा के लोग, वहाँ के जो लोकल एमएलए, वो नहीं चाहते थे कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हो। बीजेपी के एमएलए दरियाबाद के, उन्होंने दरख्वास्त दी कि एफआईआर की जाए, तो एफआईआर लॉन्च की गई। बहरकैफ ये स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे और कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी
दोनों एमएलए मिलकर के ये काम किए हैं। ये और बी टीम है। हमारी सरकार ने ऐसे जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पूरा अभियान चलाया हुआ है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा हो हम बिल्कुल नहीं बख्श रहे हैं। हमने सभी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन किया है, भारतीय संविधान का अपमान किया है, उसका उल्लंघन किया है, हम कड़ी कार्रवाई से गिरफ्तारी होगी ओवैसी और आयोजक मंडल के लोगों की? ये पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन न हो, सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 19% मुसलमानों से एकजुट होने को भी कहा है, लेकिन उनकी इस राजनीति पर बीजेपी हमलावर है। उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो इस तरह के जो गुमराह करने वाले, हाहाकार मचाने वाले बयान बहादुरों पे किसी तरह का कोई भी अटेंशन नहीं देती। तो घूमने दीजिए, अब ये चुनावी चौपाल है, उस पर चकल्लसबाजी करने दीजिए। चुनाव से पहले तकरार तीखी है और हर कोई खुद को मजबूत करने में लगा है। सियासत के मैदान में अपनी ताकत का एहसास कराने की भी कोशिश हो रही है। ओवैसी के दौरे के बाद भी सियासत का ऐसा रंग ही देखने को मिल रहा है, जिस पर बयानबाजी जल्दी थमने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।